जय हिंद साथियों, मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों कल तक पिछली क्लास तक हमने क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी एमसीक्यू दोस्तों ख़त्म कर दिए थे। तो दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट दे दी है ऊपर के आई बटन में, तो उसको जाके दोस्तों देख लेना। क्लास 6 के 7th के 8th के और 9th के दोस्तों साइंस के एमसीक्यू सारे करा दिए, तो उसको जाके पिछले वीडियो देख लेना, तब ये देखना। तो दोस्तों आज से हम क्लास 10th का साइंस का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कराइए, लाइक कराइए और सब्सक्राइब कराइए। तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, घंटी के बटन को दबाकर और ऑल कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पहले चैप्टर का नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों स्टेटमेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। सेकंड स्टेटमेंट है किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो यह आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन से सही है। तो ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों केवल एक सही है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल 2 सही है। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों कि 1 और 2 दोनों सही है। और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों ना तो 1 और ना ही 2 सही। तो बताओ दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। सेकेंड है दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब दोस्तों इसमें डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल है दोस्तों उपयुक्त दोनों कथन सही है। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब दोस्तों इसी में सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी पदार्थ का अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑप्शन ए दिया गया ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ऑप्शन बी दिया गया है ऑक्सीजन का ह्रास हुआ हो, ऑप्शन सी दिया गया है हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो और ऑप्शन डी दिया गया है हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। तो किसी पदार्थ का अपचयन होता है तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तब अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। डिटेल देखते हैं। तो डिटेल है दोस्तों जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका अपचयन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसका अपचयन यानी कि रिडक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि ऑक्सीडेशन के कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। क्या यह सही है, ये बताना है आपको। सेकंड स्टेटमेंट है इसके प्रभाव से अर्थात ऑक्सीडेशन के प्रभाव से ऑक्सीकरण प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो आपको ये बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, कि 1 व 2 सही है, कि ना तो 2 ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो बताओ दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात क्या है कि ऑक्सीकरण के कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑक्सीकरण प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, यह भी सही है। अब दोस्तों इसमें डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों उपयुक्त दोनों कथन सही हैं।
दैनिक धातुओं का संक्षारण अर्थात कोरोशन होता है। लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन के कारण तेल एवं बसा विकृत गंधी अर्थात रेंसिड हो जाता है, जिससे वसा युक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री के स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः ऐसी खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर दी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। दोस्तों आगे बढ़ते 4th क्वेश्चन देखते हैं कि चूने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है ये आपको बताना। तो ऑप्शन ए दिया गया है आपके सामने केवल 1, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 1 और 2, और ऑप्शन डी जो दोस्तों दिया गया है आपके सामने ना तो 1 ना तो 2। तो बताओ दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अर्थात बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब दोस्तों डिटेल देखते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है, अतः कथन फर्स्ट गलत है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। बुझे हुए चूने के इस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। ऐसे में बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद इस परत का निर्माण होता है तथा इससे दीवारों पर चमक आ जाती है, अतः कथन दूसरा क्या है दोस्तों सही है। अब दोस्तों इसी में हम 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन निम्न में से कैसी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए दिया गया है संयोजन अभिक्रिया अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों कि वियोजन अभिक्रिया अर्थात डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सी ऑप्शन दिया गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और डी दिया गया है दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको बताना है दोस्तों श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन कैसी अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, श्वसन जो है दोस्तों रेस्पिरेशन जो है ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब डिटेल देखते हैं दोस्तों। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जीवित रहने के लिए ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जिससे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसी अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है दोस्तों अम्ल क्षारक तथा लवण। अम्ल क्षारक तथा लवण अर्थात एसिड बेस और मिनरल्स। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय
तब वह किस रंग का दिखाई देता। ऑप्शन ए दिया गया है बैंगनी, ऑप्शन बी दिया गया है पीला, ऑप्शन सी दिया गया है लाल और ऑप्शन डी दिया गया है नीला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, जब लिटमस जो है लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा तो उसका रंग कैसा दिखेगा दोस्तों, ऑप्शन ए बैंगनी दिखेगा। भाई डिटेल देखते हैं कि लिटमस बिलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का ही होता है। अब दोस्तों इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है, पहला। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपको ये बताना है दोस्तों इनमें से कौन से सत्य है ना, कि सेकंड सत्य है, थर्ड। अब थर्ड वाला पॉइंट सुन लो दोस्तों कि अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, सही है या गलत है बताओ, मतलब सही है इनमें से दोस्तों तीनों पॉइंटों में से कौन से सही। तो ये आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी दोस्तों केवल 2 3 सही है और ऑप्शन डी है दोस्तों 1 2 3। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, अर्थात केवल 2 क्या सही है देख लेते हैं दोस्तों कि दोस्तों अम्ल जो होता है दोस्तों नीले लिटमस को लाल जबकि क्षार जो होता है क्षारक ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान में रखना दोस्तों कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को क्या कर देता है लाल कर, और क्षार जो होता है दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर देता है। भाई ध्यान में रख। डिटेल देखते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, अतः कथन फर्स्ट क्या है दोस्तों गलत है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, अतः कथन दूसरा सही है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, ये दोनों केवल अपने जली विलयन में ही विद्युत चालकता दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल और क्षारक दोनों केवल अपने जली विलयन में ही क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, अतः कथन तीसरा भी गलत है। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन को देख लेते कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों क्लोरीन, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों सल्फर और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों सोडियम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोजन, अर्थात सभी अम्लों में कौन सा तत्व निश्चित रूप से है, तो दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोजन है। डिटेल देखते हैं दोस्तों कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होता है, इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकी प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, तो ऐसा क्यों होता है ऑप्शन दिए गए दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया है साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है और ऑप्शन डी है दोस्तों हल्दी की प्रकृति क्षारकीय है। अब दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। तो दोस्तों कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षार की प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा और लाल हो जाता है, क्योंकि हल्दी क्या है दोस्तों एक प्राकृतिक सूचक है। अब डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल ये है दोस्तों कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षार की प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां रंग में परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे कि मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन
का भी उपयोग होता है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकी माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मानव उदर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि मानव उदर, मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सही। पहला पॉइंट है मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल, उदर क्या मतलब पेट होता है, मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि इनमें से क्या है सही जवाब। तो मैं दोस्तों आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अर्थात केवल 2 क्या है दोस्तों, तो केवल 2 ये है कि अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। तो जब भी दोस्तों कभी आप खाना खाते होगे, खाना नहीं पचता होगा आपका, तो जलन होने लगती होगी। क्यों? तो जलन इसलिए होती है क्योंकि मानव का जो पेट है दोस्तों, हमारा पेट जो है एक अम्ल उत्पन्न करता है बहुत अधिक मात्रा में, इस कारण से जलन होती है। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल ये है दोस्तों कि मानव उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अतः कथन फर्स्ट क्या है दोस्तों, गलत है। फिर सेकंड पॉइंट है दोस्तों अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन और दर्द का अनुभव होता है। अतः कथन दूसरा सही है। इस दर्द में मुक्त होने के लिए एंटासिड यानी कि एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पीएच स्केल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि पीएच सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन जो है सही है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों केवल 1 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल 2 सही है, और ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों कि 1 और 3 सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 1, 2 और 3 अर्थात तीनों सही है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 3 क्या है दोस्तों सही है। कि जो दोस्तों पीएच स्केल क्या होता है दोस्तों सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच हम ज्ञात कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या होता है दोस्तों 7 होता है, यहाँ सही। सेकंड कथन क्या है दोस्तों गलत है। डिटेल देखते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों कि पीएच स्केल का प्रयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए होता है। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से लेकर 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। पीएच एक ऐसी संख्या है जो विलयन की अम्लता तथा क्षारकीयता को दर्शाती है। अतः कथन फर्स्ट सही है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O+ की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। अतः कथन दूसरा क्या है गलत है। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि कथन तीसरा भी सही है क्योंकि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा, और यदि पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो यह विलयन में की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात विलयन क्या होगा दोस्तों क्षार होगा, क्षारकी होगा। अब दोस्तों 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं।
तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वहाँ जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो यह आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है, पहला, दूसरा, तीसरे में से कौन से सही। तो मैं आपको दोस्तों ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों कि 2 और 3 सही है। और ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों वो है कि केवल 3 सही है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, उसको भी लिख लो आप, 1 2 3, अर्थात तीनों सही है। तो इसका जो सही जवाब है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 1 और 2 सही। यानी कि मानव शरीर का जो 7.0 से 7.8 पीएच होता है, मानव शरीर का जो पीएच होता है। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि वर्षा का जल का पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाने पर वहाँ जल अम्लीय वर्षा कहलाता है। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों कि मानव शरीर का जो पीएच होता है 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकते हैं, अतः कथन फर्स्ट क्या है दोस्तों, सही है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वर्षा जल का पीएच जो होता है 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, अतः कथन दूसरा भी सही है। अब दोस्तों इसी में लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि मुंह का पीएच मान 5.5 से घट जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, अतः कथन तीसरा गलत है। दांतों का इनेमल यानी कि दंत बल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा से दंत क्षय को रोका जा सकता है। अब दोस्तों इसी में आते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, लूसेंट जीके को याद करके फिर इनके आंसर लगा लेना, आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो आपको मिलाना है इनको टेबल को कि पदार्थ और पीएच मान दिया गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों मानव रक्त, ऑप्शन ए के सामने फर्स्ट दिया गया है दोस्तों 5.5 से 7.5 पीएच होता है। दूध दिया गया है बी नंबर पे दोस्तों। सेकेंड उसके सामने दिया गया है 7.3 से 7.5 पीएच होता है। सी दिया गया है दोस्तों मानव लार, उसके सामने थर्ड पॉइंट दिया गया है 6.4 पीएच होता है क्या। और डी दिया गया है दोस्तों मानव मूत्र, उसके सामने फोर्थ पॉइंट दिया गया है 6.5 से 7.5 पीएच होता है क्या मानव मूत्र का। अब दोस्तों इसी में आपको ये बताना है कि ABCD के सामने क्या सही आएगा, अर्थात क्या पीएच की वैल्यू आएगी कि मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती सही, दूध की क्या होती, ये आपको बता। तो मैं आपको दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो 2 3 1 4 इसका आंसर है। 2 3 1 4 लगा देता हूं दोस्तों ताकि आपको यहाँ पे याद हो जाए। तो दोस्तों जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.3 से लेकर 7.5 पीएच होता है। और दूध का पीएच मान जो होता है दोस्तों 6.4 पीएच होता है। और दोस्तों मानव लार का पीएच मान होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 पीएच होता है। और दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान होता है दोस्तों 5.5 से लेकर 7.5 होता है। इसको दोस्तों आप याद कर लेना, डिटेल देख लेते हैं। व्याख्या है उपयुक्त सूची का सही सुमेलन इस प्रकार है। पदार्थ और पीएच, मानव रक्त 7.3 से लेकर 7.5 पीएच होता है। दूध का 6.4 पीएच होता है। मानव लार का 5.5 से लेकर 7.5 पीएच होता है।
और मानव मूत्र का दोस्तों 6.5 से लेकर 7.5 pH होता है। इसके अतिरिक्त कुछ और pH मान दिए गए दोस्तों। नींबू के रस का pH मान होता है 2.2 pH मान होता है। जठर रस का pH होता है 1.2 pH होता है। रक्त का pH मान होता है दोस्तों 7.4 pH होता है। और शुद्ध जल का pH मान होता है दोस्तों 7 होता है, जो कि दोस्तों उदासीन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों pH मान होता है 14, लगभग कितना होता है 14 pH मान होता है। अब दोस्तों इसी में 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में दिए गए दोस्तों प्राकृतिक स्रोत और सूची 2 में दिए गए दोस्तों अम्ल। तो दोस्तों प्राकृतिक स्रोत में ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों मधुमक्खी का डंक। तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, उसके सामने फर्स्ट पॉइंट दिया गया है टार्ट्रिक अम्ल। बी दिया गया है इमली, इमली के सामने दिया गया है मेथनोइक अम्ल। सी दिया गया है टमाटर, टमाटर के सामने दिया गया है एसिटिक अम्ल। और डी दिया गया है सिरका, सिरका के सामने दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि ABCD के सामने क्या सही जवाब आए। तो दोस्तों हम इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो 2143 इसका सही जवाब है। 2143 क्या है इसका सही जवाब दोस्तों, देख लेते हैं। टू 2143 अर्थात मधुमक्खी के डंक के सामने आएगा दोस्तों मेथेनोइक अम्ल आएगा। इमली के सामने आएगा दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल आएगा फर्स्ट पॉइंट। और टमाटर के सामने आएगा दोस्तों फोर्थ पॉइंट ऑक्जेलिक अम्ल। और डी है दोस्तों सिरका के सामने आएगा दोस्तों थर्ड पॉइंट एसिटिक अम्ल। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों, उपयुक्त सूची का सही सुमेलन और कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतों एवं उनसे प्राप्त होने वाले अम्लों की सूची इस प्रकार है। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दिए गए हैं आपके सामने। तो मधुमक्खी के डंक में दोस्तों मेथनोइक अम्ल यानी कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली में दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरे और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों क्या है कि खट्टे दूध में दोस्तों खट्टा दूध मतलब दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में दोस्तों मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल इसको बोल सकते पाया जाता है। अब दोस्तों इसी में देखते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि नेटल पौधे के पत्तों के छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव से होता है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों मेथनोइक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेथनोइक अम्ल। मतलब नेटल पौधे के पत्तों को आप छुओगे और डंक का जैसा दर्द होगा आपको, तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये मेथनोइक अम्ल के कारण हो रहा है। ये दर्द किस कारण हो रहा है, मेथनोइक अम्ल। अब डिटेल देखते हैं कि नेटल एक शाखीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। इन बालों में मेथनोइक अम्ल अर्थात फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इनके छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। अब दोस्तों 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। ऑप्शन ए दिया गया है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों सिरका। और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों बेकिंग सोडा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है। तो आंसर है दोस्तों बेकिंग सोडे का जब भी आप उपयोग कर लोगे तो आपको आराम मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों डिटेल देखते हैं कि मधुमक्खी के डंक मारने पर डंक मारे गए अंग में दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। चूंकि बेकिंग सोडा भी एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके उपयोग से आराम मिलता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि विरंजक चूर्ण का उपयोग
कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन से सही है, कि 1 और 2 सही है, कि 2 और 3 सही है, कि 1 और 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही। तो मैं दोस्तों इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो आंसर है दोस्तों केवल 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 दोस्तों कौन से पॉइंट है देख लेते हैं कि दोस्तों कि इसका उपयोग अर्थात विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं कि कथन फर्स्ट गलत है, क्योंकि विरंजक चूर्ण उत्पादन में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। इसका सूत्र है CaOCl2 होता है। फिर सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, अतः कथन दूसरा सही है। फिर दोस्तों थर्ड इसमें कि इसका उपयोग अर्थात विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में होता है, अतः कथन तीसरा भी सही है। फिर लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अर्थात विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा अर्थात वुड पल्प एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए भी बेहद स्तर पर किया जाता है। अब दोस्तों 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि किस गैस के कारण पाव, रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है नाइट्रोजन के कारण, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों क्लोरीन के कारण, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अर्थात क्या है दोस्तों कि जो पाव, रोटी और केक जो है दोस्तों फूलकर मुलायम क्यों हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों कि पाव, रोटी या केक अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में उनमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या केक फूलकर मुलायम या स्पंजी हो जाता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों धोवन सोडा का, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों विरंजक चूर्ण का, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों बेकिंग सोडा का, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों सोडियम क्लोराइड का। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडे का उपयोग अर्थात सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों बेकिंग सोडे का उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। डिटेल देख लेते कि बेकिंग सोडे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा तथा खाने का सोडा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह एंटासिड का संगठक भी है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि धवन सोडा अर्थात धोने के सोडे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से सही हैं। ऑप्शन तो नहीं दोस्तों, पहला पॉइंट है कि धोने के सोडे का उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि धोने के सोडे का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि धवन सोडे का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन से सही हैं। कि ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक सही है, वो 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों कि केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों केवल 2 और 3 सही, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों कि 1 2 3 सही है। तो इसका जो सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3 अर्थात तीनों सही है। अर्थात क्या है दोस्तों, धोने का जो सोडे का उपयोग जो है, धोने के सोडे
क्या करता है दोस्तों, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है धोने के सोडे का उपयोग। फिर है दोस्तों, धोने के सोडे का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। थर्ड है दोस्तों, धोने के सोडे का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। डिटेल देखते हैं दोस्तों। तो डिटेल ये है दोस्तों, उपयुक्त सभी कथन सही है। धोने के सोडे को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। 10H2O यहाँ Na2CO3 को आर्द्र बनाता है ना, ये दोस्तों ब्रैकेट में। तो दोस्तों सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O होता है। यह भी क्षारीय लवण है। क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट क्या है दोस्तों, क्षारीय की लवण है, अर्थात धोने का सोडा भी क्षार की लवण है। यह सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ऐसे जल को कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर कहते हैं, जिसमें खनिज लवणों की अधिकता होती है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं। इसकी सरल पहचान है कि यह साबुन के साथ फेन अर्थात झाग उत्पन्न नहीं करता। उल्लेखनीय है कि भारी जल कठोर जल से अलग अवधारणा है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में भी होता है। फिर है दोस्तों, इसके अतिरिक्त इसका यानी कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने सोडे का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। अब दोस्तों इसी में 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिप्सम को कितने केल्विन अर्थात के तापमान पर गर्म करने पर यहाँ जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ऑप्शन ए दिया गया है 273 केल्विन, ऑप्शन बी दिया गया है 373 केल्विन, ऑप्शन सी दिया गया है 280.73 केल्विन और ऑप्शन डी दिया गया है 212 केल्विन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 373 केल्विन। मतलब जिप्सम को दोस्तों जब भी आप 373 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे तो यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट हेमिड हाइड्रेट यानी कि CaSO4 1/2H2O बनाता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना करने में भी किया जाता है। अब दोस्तों अगले चैप्टर को देखते हैं, क्लास 10 का दोस्तों थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। दोस्तों चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्न युग्मों से कौन से सही हैं, सही सुमेलित है, ये आपको बता। तो पहला पॉइंट है दोस्तों आघात वर्धिता के सामने लिखा है मेलिएबिलिटी और उसके सामने दोस्तों लिखा है कि धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण। दोस्तों सेकंड दिया तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, उसके सामने लिखा है धातु के पतले तार के रूप में खिंच सकने की क्षमता। थर्ड दिया है दोस्तों ध्वनिक अर्थात सोनोरस, उसके सामने लिखा है कठोर सतह से टकरा कर आवाज उत्पन्न करने वाली धातु। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सही है, कि पहला सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, एक और 3 सही है कि एक और 2 सही है। तो ये आपको बताना है कि इन पॉइंटों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो मैं दोस्तों आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो आंसर है दोस्तों 1 2 3 अर्थात सभी सही सुमेलित है, मतलब सभी सही मिले हुए मैच किए हुए। अर्थात आघात वर्ध और मेलाबिलिटी क्या होती है दोस्तों कि धातुओं को पीटने पर उनको पतला होने का गुण क्या होता है दोस्तों, आघात वर्ध अर्थात मेलाबिलिटी होता है। फिर है दोस्तों तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता क्या होती है दोस्तों, तन्यता डक्टिलिटी। थर्ड दिया गया है दोस्तों ध्वनिक यानी कि सोनोरस, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने वाली धातुओं क्या होती है दोस्तों, ध्वनिक यानी कि सोनोरस होती हैं। डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों।
तो डिटेल ये है दोस्तों कि उपयुक्त सभी युग सही सुमेलित है। पहला इसमें पॉइंट है दोस्तों, कुछ धातुओं को पीटकर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुओं के इस गुण धर्म को आघात वर्धिता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धित धातु है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता को धातुओं की तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। मात्र 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि आघात वर्धिता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि जो धातुओं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक यानी कि सोनोरस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया गया है कार्बन, ऑप्शन बी दिया गया है ब्रोमीन, ऑप्शन सी दिया गया है आयोडीन और ऑप्शन डी दिया गया है हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी है ब्रोमीन, कि ब्रोमीन जो धातु है दोस्तों वो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल ये है दोस्तों, कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अधातु या तो ठोस या फिर गैस अवस्था में पाई जाती है। अब दोस्तों थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि दोस्तों कि धातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है कि क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन ए है केवल 1 सही है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल 2 सही है। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों कि ना तो 1 और ना ही 2 सही। तो बताओ दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल ये है दोस्तों कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। सामान्यतः सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु मरकरी इसका एकमात्र। अब बात है मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी में दोस्तों सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि कठोरता धातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है, परंतु क्षारीय धातुएं यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक भी धातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत कम ही होते हैं। अब दोस्तों इसी में फोर्थ नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, धातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो आपको दोस्तों गलत को बताना है कि गलत कौन कौन से। पहला पॉइंट है दोस्तों कि आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। थर्ड पॉइंट है दोस्तों ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की कुचालक है। अब दोस्तों इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं आपको। तो केवल 3 जो है दोस्तों ये गलत है। मतलब जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों थर्ड वाला है कि केवल 3, क्योंकि इसमें दोस्तों हमको गलत ढूंढना था तो यही वाला गलत है दोस्तों, तो यही आंसर होगा। और दोस्तों फर्स्ट और सेकंड क्या है दोस्तों ये सही है, यानी कि आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है, यह भी सही। और सेकंड पॉइंट दोस्तों हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, यह भी सही है। अब दोस्तों इसी में डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों कि आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है, अतः कथन फर्स्ट सही है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूपों अर्थात अपरूपों में पाई जाती है। हीरा कार्बन का एक ऐसा ही एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक भी बहुत उच्च होता, अतः कथन दूसरा भी सही है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि कथन तीसरा गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, यह भी कार्बन का एक अपरूप है,
अब दोस्तों 5th नंबर का क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय की होती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, सोना जल की किसी भी अवस्था यानी कि ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। तो उपयुक्त में से कौन से सही है आपको ये बताना है। तो दोस्तों पहला सही है कि सेकंड सही है कि थर्ड सही है कि 1 और 3 सही है कि 2 और 3 सही कि 1 2 3 सही है। तो मैं दोस्तों आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर है दोस्तों केवल 2 और 3 जो है दोस्तों यह सही है। केवल दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट ये है कि चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि सोना जल की किसी भी अवस्था यानी कि ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। तो दोस्तों ये दोनों क्या है, सही है, सेकंड और थर्ड। डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों कि वायु में जलने पर सभी धातुएं धातु ऑक्साइड देती हैं। अधिकतर धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है, परंतु कुछ ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अतः कथन फर्स्ट क्या है दोस्तों, गलत है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। वहीं अधिकतर धातुएं दहन करने पर ऑक्साइड प्रदान करती हैं, जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, सिल्वर यानी कि चांदी तथा गोल्ड अर्थात सोना अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। अतः कथन दूसरा सही है। फिर है दोस्तों इसी में देखते हैं कि सामान्य, लास्ट पॉइंट है कि सामान्यतः धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, परंतु एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। वहीं लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के किसी भी रूप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। अतः कथन तीसरा भी सही है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है। पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों सोडियम, सेकंड दिया गया है दोस्तों पोटेशियम, थर्ड दिया गया है लिथियम। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी धातु है दोस्तों जिसे खुले पे रखेंगे तो वो जलने लगती। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1 और 2 धातु जो है वो जलने पर, वो खुले पे रखने पर जलने लगती है, अर्थात सोडियम और दोस्तों पोटेशियम। ये जो है दो धातु आप अगर इनको खुले में रख देंगे हवा में तो ये अपने आप जलने लग जाएंगे। अब दोस्तों इसी में डिटेल देख लेते हैं कि सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एनोडीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों कि यहाँ धातुओं पर अर्थात एनोडीकरण धातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। सेकंड बी दिया गया है दोस्तों कि एनोडीकरण धातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया। सी दिया गया है दोस्तों कि एनोडीकरण एल्यूमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया। और डी दिया गया है दोस्तों कि एनोडीकरण एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि एनोडीकरण जो है दोस्तों एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। अब डिटेल को देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल ये है दोस्तों कि एनोडीकरण एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। अतः कथन डी सही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत उसे संक्षारण से सुरक्षित रहती है। उल्लेखनीय है कि सामान्य ताप पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को उनके पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित और संचारण से उन्हें सुरक्षित रखती है। एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की इस परत को एनोडीकरण के माध्यम से और भी मोटा किया जाता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8th क्वेश्चन है दोस्तों कि सामान्य धातुएं
अम्ल से क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 के साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि तो क्यों नहीं होता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अक्सीकारक होता है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अपचायक होता है। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता। और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल केवल अधातुओं से क्रिया करता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात सामान्यतः धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इस कारण होता है। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं कि सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 के साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड यानी कि N2O, NO और NO2 में अपचयित हो जाता। अतः विकल्प एक सही उत्तर है। अब दोस्तों इसी में देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि यह एक्वारेजिया है जो है दोस्तों सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि एक्वारेजिया सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि एक्वारेजिया एक प्रबल संचारक होता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से गलत है, सही को नहीं चुनना है, हमको यहाँ गलत को बताना है। तो इसका दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, केवल एक जो है दोस्तों वो गलत है। मतलब इस सवाल का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन पहला, मतलब कि पॉइंट पहला जो है दोस्तों इस सवाल का जवाब, क्योंकि ये गलत है। और दोस्तों सेकेंड और थर्ड क्या है दोस्तों, ये सही है कि सोना और प्लेटिनम के एक्वारेजिया जो है दोस्तों सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। और थर्ड पॉइंट दोस्तों एक्वारेजिया एक प्रबल संचारक है, यह सही। और सवाल का जवाब जो है दोस्तों केवल एक पहला है, क्योंकि हमको गलत चुनना था। अब दोस्तों इसी में डिटेल को देख लेते हैं कि एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। अतः कथन फर्स्ट क्या है दोस्तों, गलत है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों एक्वारेजिया सोने और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम अभिकर्मकों में से एक है, अतः कथन दूसरा सही। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि एक्वारेजिया एक भभकता द्रव होने के साथ साथ एक प्रबल संचारक भी है, अतः कथन तीसरा भी सही है। अब दोस्तों इसी में हम 10th क्वेश्चन देख लेते कि निम्न में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों गोल्ड और मरकरी, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों सोडियम और आयरन, और ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों पोटेशियम और हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों पोटेशियम और गोल्ड। तो आपको दोस्तों सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म बता। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पोटेशियम और जो गोल्ड का युग्म है वो दोस्तों इन सब ऑप्शंस में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म है। अब दोस्तों डिटेल को देख लें कि उपयुक्त में से सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की है, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशीलता गोल्ड की है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं दोस्तों, तो हमको यहाँ पे इमेज तो दिख नहीं रही है दोस्तों। यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि हाइड्रोजन के विशेष गुणों के कारण यह धातुओं और अधातुओं दोनों के समान व्यवहार करता है, इसको भी ध्यान में रखना। अब 11th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो 11th क्वेश्चन ये है कि दोस्तों संचारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने का कारण होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों वायु में खुला रखने पर कार्बन पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने का कारण होती है। तो पहला और दूसरा में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है दोस्तों केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों केवल 2 सही है,
और ऑप्शन सी जो दिया गया है दोस्तों वो है 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो जो इसका सही जवाब है वो बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने का कारण होती है। तो ये दोस्तों संचारण ही है। और सेकंड पॉइंट दिया गया है कि वायु में खुला रखने पर कार्बन नहीं दोस्तों, कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने का कारण होती है। यह भी संचारण अर्थात कोरोशन के कारण होता है। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल को देख लेते हैं कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। पहला पॉइंट है कि कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। सेकेंड पॉइंट है कि वायु में खुला रखने पर कॉपर पर हरी परत चढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि दोस्तों 12th नंबर का, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए है दोस्तों जस्ते की, ऑप्शन बी है शीशे की, ऑप्शन सी है दोस्तों क्रोमियम की, और ऑप्शन डी है दोस्तों तांबे की। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए जस्ते की। मतलब लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए हम उस पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, ऑप्शन ए। डिटेल को देख लेते हैं कि पेंट करके तेल या ग्रीस लगाकर यसद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, इनमें से यशद लेपन लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि, अतः विकल्प एक सही है उत्तर है। जस्ते की यह परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि लोहे के साथ कोई पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। अब दोस्तों इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, लोहे और इस्पात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों तो स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगती। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो 1 2 3 अर्थात तीनों सही है। यानी कि पहला पॉइंट है दोस्तों कि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है, यह भी सही। फिर सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है। और थर्ड पॉइंट दोस्तों कि स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगती, यह भी सही। डिटेल देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही है। पहला पॉइंट, शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है और गर्म करने पर सुगमता से खिंच जाता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है, साथ ही उसमें भी जंग नहीं लगती है। अब दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अर्थात दोस्तों सूची 1 में दिया गया है समांगी मिश्रण और सूची 2 में दिया गया है मिश्र धातु यानी कि एलॉय। तो ऑप्शन वो दोस्तों ए दिया गया है पारद और कोई अन्य धातु, उसके सामने दिया गया है पहला दोस्तों अमलगम, बी के सामने बी दिया गया है तांबा और जस्ता के सामने दिया गया है पीतल, और सी दिया गया है दोस्तों तांबा और टीन के सामने दिया गया है कांसा, और डी दिया गया है दोस्तों सीसा और टीन के सामने दोस्तों दिया गया है सोल्डर। तो आपको बताना है दोस्तों कि ABCD के सामने क्या आएगा, मतलब जो भी दोस्तों मिश्रण दिए गए हैं उनके सामने कौन सी मिश्र धातु बन कि अमलगम, पीतल, कांसा, सोल्डर किससे बनता है। तो दोस्तों मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात 1 2 3 4। अर्थात दोस्तों तीनों चारों क्या है दोस्तों सही है। यानी कि दोस्तों कि पारद और कोई अन्य धातु से क्या बनता है दोस्तों अमलगम बनता है, अर्थात पारद तो होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसी में सेकंड क्या है दोस्तों बी दिया गया है तांबा और जस्ता, तो उससे दोस्तों पीतल बनता है, और सी दिया गया है तांबा और टीन से दोस्तों बनता है कांसा, और डी दिया गया है दोस्तों सीसा और टीन से बनता है सोल्डर। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं।
तो डिटेल ये है दोस्तों कि समांगी मिश्रण और मिश्र धातु, पारद और कोई अन्य धातु को मिलाओगे तो अमलगम प्राप्त होता है, और तांबा और जस्ता को जब भी आप मिलाओगे तो आपको पीतल प्राप्त हो जाएगा, और तांबा और टीन को अगर आपने मिला दिया तो आपको कांसा प्राप्त हो जाता है, और सीसा और टीन को मिलाने से क्या होता है, आपको सोल्डर प्राप्त हो जाता है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध धातु की अपेक्षा उसकी मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है, यह भी ध्यान रखना। अब दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से आपको बताना है दोस्तों कि कौन से सही है। पहला पॉइंट दिया गया है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। सेकंड दिया गया है कि शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। थर्ड दिया गया है दोस्तों भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। तो उपयुक्त में से आपको यह बताना है कि कौन सा सही है, कि 1 और 2 सही है, कि 2 और 3 सही है, कि 1 और 3 सही है, कि 2 और 3 सही है, कि 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 तीनों सही है। अर्थात शुद्ध सोना क्या होता है दोस्तों 24 कैरेट होता है। फिर सेकंड पॉइंट है दोस्तों शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है, यह भी सही है। और दोस्तों भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का सोने का उपयोग होता है, यह भी सही है। डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल है दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सही है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, यह काफ़ी नर्म होता है, इसी कारण इसको आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट अर्थात 22 कैरेट सोने अर्थात 22 भाग शुद्ध सोने में तथा 2 भाग तांबे या चांदी का मिश्रण का उपयोग होता है। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल को देख लेते हैं, वो डिटेल तो देख ली। 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों धातु और अधातु चैप्टर का, थर्ड चैप्टर। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि अधातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है धातुओं के विपरीत ना तो आघातवर्ध है और ना ही तन्य है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। थर्ड है दोस्तों कि अधातुएं तनु अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाती। तो उपयुक्त में से कौन से सही है ये आपको बताना है कि 1 और 2 सही है, कि 2 और 3 सही है, कि 1 2 3 तीनों सही है, कि 2 और 1 सही है। तो इसका सही जवाब आपको बता देता हूं दोस्तों कि 1 2 3 अर्थात तीनों जो स्टेटमेंट दी गई है ये तीनों सही है। तीनों स्टेटमेंट में क्या होता है दोस्तों कि पहला पॉइंट है कि धातुओं के विपरीत, ये ना तो धातुओं के विपरीत अर्थात अधातु जो होती है दोस्तों धातुओं के विपरीत ना तो आघातवर्ध और ना ही तन्य होती। फिर सेकंड दिया गया है दोस्तों कि ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती। और थर्ड दिया गया है दोस्तों कि अधातु जो होती है दोस्तों तनु अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल ये दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सही है। पहला पॉइंट है धातुओं के विपरीत अधातुएं ना तो आघातवर्ध और ना ही तन्य होती है। सेकेंड दिया गया दोस्तों ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। लास्ट पॉइंट है ये दोस्तों कि अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती बल्कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। तो दोस्तों अब अगली क्लास में हम 4th नंबर के चैप्टर से पढ़ेंगे दोस्तों, क्लास 10th के चैप्टर। तो ऊपर के आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है दोस्तों एनसीईआरटी क्वेश्चन की। उसमें दोस्तों मैंने साइंस के 6, 7, 8, 9 तक के क्वेश्चन करा दिए और 10th क्वेश्चन का दोस्तों ये पहला पार्ट भी डाल दूँ। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाकर उस पर ऑल कर देना दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।